please come on the stage. Now I request to Dr. Elahi Baksh from Lasbela University to please come on the stage. Now I would like to request Dr. Saud Arshid to please come forward on this dais and address to the audience about the fancy bird farming, breeding and housing management. Very much everybody. This is Dr. Hussain, Secretary for this session. और इस सेशन के लिए खुसूसन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी स्पीकर्स हैं वो टाइम अपनी लिमिट में रहें। 15 से मैक्सिमम 20 मिनट्स आपके पास टाइम है, क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। दूसरा, जो लैंग्वेज ऑफ या मीडियम होगी इसकी, जितने भी लेक्चर्स हैं उसके लिए कोशिश करें कि आप उर्दू में, भले इंग्लिश में प्रेजेंटेशन बनी हुई हो, उर्दू या सिंधी में डिलीवर करें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और कोई फ़ायदा हो। ठीक है सर, बहुत मेहरबानी। डॉक्टर सऊद अर्शद। नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो है फैंसी बर्ड फार्मिंग, ब्रीडिंग एंड हाउसिंग मैनेजमेंट। दुनिया में नारकोटिक्स के बाद सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होती है लीगल और इलीगल, वो फैंसी बर्ड फार्मिंग की होती है। इट्स द बिगेस्ट कमर्शियल हॉबी इन द वर्ल्ड। ये हॉबी के साथ बहुत बड़ा बिजनेस भी है। पाकिस्तान में 60 की दहाई के बाद से बाकायदा इसकी फार्मिंग का आगाज़ हो गया था और अब तक बेशुमार स्पीशीज़ की ब्रीडिंग कराई जा रही है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है। हम आज 5 से 6 स्पीशीज़ पे बात करेंगे और उनकी क्लासिफिकेशन, ब्रीडिंग, हाउसिंग और मैनेजमेंट पे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सिक्स वैरायटी पे आज हम डिस्कस करेंगे, उनकी म्यूटेशन पे, कॉमन डिजीज़ के ऊपर, हाउसिंग कीपिंग पे, फीडिंग पे, मैनेजमेंट। जो वैरायटी है इस पे हम डिस्कस करेंगे वो बजरीगर है, जावा है, डव है, फिंच है, कॉकटेल है। बजरीगर इन द वाइल्ड बहुत फेमस स्पीशीज़ है, पाकिस्तान में बेशुमार घरों में पाली जाती है। 60s के दौर के अंदर पाकिस्तान में लाई गई, ऑस्ट्रेलिया के जंगलात से कैप्चर करके वाइल्ड कॉट और फिर पूरी दुनिया में भी गई और लोगों ने इस पर काम स्टार्ट किया। वाइल्ड के अंदर ये हज़ारों की तादाद के अंदर ब्रीड करते थे। ऑस्ट्रेलिया के बेशुमार जंगलात से उनकी फसलों पे आते थे और नुकसान पहुंचाते थे। तो एक वाइल्ड लाइफ के कानून के तहत इनको कैच किया गया और एक ख़ास टेरिटरी मुकर्रर की गई और दुनिया के दूसरे जूस में इनको सप्लाई किया गया और फिर वहाँ इन्होंने बेतहाशा ब्रीडिंग का आगाज़ कर दिया। सबसे पहले वाइल्ड ग्रीन बजरीगर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद इसकी तमाम म्यूटेशनें जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुई। वाइल्ड ग्रीन बजरीगर को सबसे पहले नारियल की
कौन जो होती है, फॉल होता है, उसके अंदर कैप्टिव ब्रीडिंग में लाया गया। वाइल्ड एवरी बनाई गई, कई 100 फुट की, उसमें उसको रखा गया और नारियल के कोन के अंदर उसको ब्रीड कराया गया। तो उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और दुनिया ने एज ए पेट उसको अडॉप्ट किया। उसके बाद इसकी कलर म्यूटेशन पे काम हुआ, इसकी साइज ग्रोथ पे काम हुआ। दुनिया के यूरोपियन कंट्रीज ने इसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग के अंदर इन लार्ज फोकस के ऊपर काम शुरू किया और इसमें इंग्लिश बजरीगर के नाम से एक हाइब्रिड म्यूटेशन इंट्रोड्यूस कराई, जिसको वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग में ब्रीड कराते रहे और नॉर्मल बजरीगर से लेके इंग्लिश बजरीगर तक आ गए, जिसका साइज, फीचर, फीदर, डेवलपमेंट, स्पॉट, बॉडी स्ट्रक्चर, लैंग्वेज सब चेंज हो गई और वो एक कैप्टिव जो है ना इंडस्ट्री का दर्जा अख्तियार कर गया और लोग उसको एज ए शो बर्ड पालने लगे और वहाँ पर एग्जीबिशन लगने लग गई। अब आप देख सकते हैं कि नॉर्मल बजरी जो वाइल्ड से आया था 30 से 40 साल मुसलसल कैप्टिव ब्रीड में मॉडर्न बजरीगर बन गया, जिसको इंग्लिश मॉडर्न फीचर बजरीगर के नाम से जाना जाता है। इसकी हर साल पूरी दुनिया में एग्जीबिशन होती है। वर्ल्ड बजरीगर ऑर्गेनाइजेशन इसको ओन करती है, जिसके हम मेंबर हैं WBO के, और पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से उसकी मुसलसल एग्जीबिशन हो रही हैं। बजरीगर के अंदर ये एक सिस्टम के तहत जो है इसकी सारी चीज़ें चेंज हुई। इंग्लिश बजरीगर में इसका फीचर है वो सारा कुछ डिस्प्ले में है। वक्त की कमी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। स्टूडेंट का कोई अलग से वर्कशॉप हुई तो उसमें डिस्कस करेंगे। बजरीगर के अंदर दो नॉर्मल बजरीगर का कलर और ऑफलाइन, फिर ऑफलाइन की बेशुमार कलर वेरीफाई हुए और बजरीगर के नॉर्मल कलर में भी बहुत सारी पाइट, सेरेमन पाइट, बेशुमार कलर जो इंट्रोड्यूस हो गए। ये सारे उसकी कलर की पूरी एक क्लास है, इसके लिए पूरा चैप्टर चाहिए। फिर एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई, क्रस्ट बजरीगर। बेसिकली ये लीथल जीन थी, लेकिन इसको हॉबिस्ट ने अडॉप्ट किया और इसको ब्यूटी के तौर पे इंट्रोड्यूस किया। शोज़ के अंदर जब ये आना शुरू हुई तो उसको बहुत ज़्यादा पजराई मिली और जब यूरोप से दूसरे कंट्रीज में गया तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, उसको ब्रीड कराया गया और उसके प्राइसेस बहुत हाई रहे तो कमर्शियल फार्मिंग में भी वो आ गया। इसको इंग्लिश क्रस्ट का नाम दिया गया और इसकी एग्जीबिशन लगना शुरू हुई। ये टॉप रैंकिंग के बर्ड है जो एग्जीबिशन चैंपियन है और ये बहुत ब्यूटीफुल बर्ड है और मल्टीपल कलर में ये विन करते रहे। ये टॉप ब्रीडर के 4 बर्ड हैं जो मैंने एक डेमो के लिए आपको दिखाए। ये है प्रॉपर इस वक्त का मॉडर्न इंग्लिश बजरीगर जो 60-70 साल कंटिन्यूस टॉप के ब्रीडरों ने वर्क करके यहाँ तक पहुँचाया। इसका एक खास स्कल का स्टाइल है जो राउंड अम्ब्रेला स्टाइल के अंदर है। एक खास बॉडी लैंग्वेज है, फीचर है, स्टांस है, फेदर क्वालिटी है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन होती है और ये विन करते हैं। ये टॉप रैंकिंग विन बर्ड है जिसको इंग्लिश बजरीगर कहा जाता है। आज से 20 साल पहले जापान के अंदर क्रस्ट बजरीगर को इनब्रीड कराने की बुनियाद के ऊपर एक बर्ड प्रोड्यूस हुआ जिसके शोल्डर के ऊपर फ्लावर थे। वो वर्ल्ड में बहुत रेयर और ब्यूटीफुल बर्ड था जो जापान में देखा गया। उसकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराने के बाद उसने उनको होगोरोमो का नाम दिया। उसके बाद वो पाकिस्तान, इजिप्ट और दुनिया के कई ममालिक में गया। ताइवान ने उसको एज ए कमर्शियल ब्रीड कराया और एज ए कमर्शियल इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कर दिया 2010 में। पाकिस्तान के अंदर 2010 के अंदर फर्स्ट टाइम हमने पाकिस्तान में लॉन्च किया जापान से और इसकी प्रॉपर ब्रीडिंग कराई और कंटिन्यू 5 साल तक मैं इसका टाइटल चैंपियन हूँ होगोरोमो का। अब मैंने इसको मॉडर्न इंग्लिश बजरीगर से क्रॉस किया जो हमारे फैंसी बर्ड्स के स्टॉल पे हमने सारा डिस्प्ले लगा रखा है और इसको एक मॉडर्न इंग्लिश बजरी की लाइन पे लेके आ गए जिससे उसका फीचर डेवलपमेंट सारी इंग्लिश बजरीगर की कन्वर्ट हो गई। मुसलसल इस पर काम जारी है, इसकी फर्दर म्यूटेशन पे भी हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसको नई म्यूटेशन में भी लेके जाएंगे। आज से 5 साल पहले स्पेन और उसके गिरदोनवा के अंदर एक म्यूटेशन दरियाफ्त हुई जिसको इन्होंने ब्लैक विंग बजरीगर का नाम दिया, जिसने हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ दिए सेल के। तो एक नॉर्मल वाइल्ड कॉट बजरी आया हुआ वो लाखों रुपए का एक बजरी बिका। हम भी हैरान हो गए, परेशान हो गए कि ये इतना महंगा क्यों है। बहरहाल इसकी अपनी एक ब्यूटी थी, मखमली लिबास पहना हुआ ये ब्लैक विंग बजरीगर जो है इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद पाकिस्तान आया है पिछले साल, इजिप्ट गया है, इजिप्ट में सबसे ज़्यादा काम हुआ। हमने भी इस पर 1 साल पहले प्रोजेक्ट लिया और काम कर रहे हैं और इसकी सारी म्यूटेशनों को हम फर्दर जो है डेवलप कर रहे हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप आप लोग शेयर करेंगे। ये ब्लैक विंग बजरीगर है, 5 साल पहले इसका भी आगाज़ हुआ और ये बेल्जियम के अंदर ब्रीड हो रहा है। पाकिस्तान में भी ये बर्ड आ गए हैं और इन पर प्रॉपर काम हो गया। अब इनको नॉर्मल साइज से इंग्लिश बजरीगर में ले आया जा रहा है। ये उसका बीच का स्टेज है कि अब ये प्रॉपर मॉडर्न बजरीगर में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, लेकिन अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा ज़र मुबादला हासिल करके देंगे। अब हम बात करते हैं ब्रीडिंग, एक आर्ट, एक फन, जिसके लिए एक मॉडर्न केज की रिक्वायरमेंट होती है जो 1 बाई 1.25 बाई 2.5 से लेके 2 बाई 3 बाई 6 तक के साइज़ के अंदर इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल है। ये एक 1 बाई 1.25 बाई 2.5 का साइज़ है
जिसमें सारे ऑपरेशन बाहर से होते हैं। केज के बाद बॉक्स, फीडिंग पॉट, सॉफ्ट फूड का बर्तन, ये सारी चीज़ें बाहर से ऑपरेट करती हैं ताकि बर्ड किसी किस्म की इरिटेशन ना ले, और अंदर से सारी साइडें उसकी क्लियर होती हैं। डबल स्टिक के अंदर ये केज होता है जो ब्रीडिंग के लिए इस वक्त तक आइडियल मॉडल है। ये पूरा एक शेड डेवलप होता है जिसमें 3, 4, 5 की कैटेगरी के केज लाइन से एक जगह पे लगते हैं, और इसमें बाहर से बॉक्स लगाया जाता है ताकि ऑपरेशन आसान हो और बर्ड को इजीली ऑब्जर्व कर सके। जब नंबर ऑफ द बर्ड ज़्यादा हो जाते हैं तो इस किस्म के इंग्लिश बजरीगर को ये मॉडल देते हैं। इसमें एक दाने का बर्तन, पानी का, और सारी ऑपरेशन बाहर से है। एक मॉडर्न फार्म के अंदर एक साइड के अंदर फ्लाइट एवरेज होती हैं जिसमें बेबीज, यंगस्टर, मेल फीमेल फ्लाइट में छोड़ते हैं, जो 6 बाई 12 बाई 8 की फ्लाइट होती हैं और कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, और वो सनलाइट के फ्रंट व्यू पे जहाँ से फजर के बाद की धूप निकलती है उस पर रखा जाता है ताकि D3 की कमी को दूर कर सकें। जो ब्रीडिंग 2-3 ब्रीड कर जाती हैं फीमेल है, हम उनको फिर वहाँ रेस्ट पे डालते हैं, फ्लाइट पे डालते हैं, और उनको न्यू मोल्ड करा के न्यू फेदर पे लेके आते हैं दोबारा ब्रीड के लिए तैयार करने के लिए। तो ये एक स्टाइल होता है जिसमें हम इस तरीके से रखते हैं, और वो सनलाइट की रुख के ऊपर होता है। सीड की बात करेंगे तो बजरीगर सबसे ज़्यादा शौक से बाजरा, बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, लाल कंगनी, कैनरी सीड, जई, ये 5-6 चीज़ें शौक से खाता है। इसके साथ सपोर्टिव सनफ्लावर भी हम देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें भी इसमें फर्दन मिलाते रहते हैं वक्ती ज़रूरत और मौसम के एतबार से, और हमारी नेचुरल या देसी क्रॉप के एतबार से। स्प्राउट बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रोटीन के लेवल को बढ़ाने के लिए हम स्प्राउट का सहारा लेते हैं। स्प्राउट एक फूटा हुआ बीज है जिसको हम 6 से 12 घंटे पानी में भिगो के फिर उसके बाद खुद छलनी में रख के कपड़ा डाल के उसको 2-3 दिन प्रोसेस से गुजारते हैं पानी के, तो उसमें शगुफे फूट जाते हैं, जर्मिनेशन आ जाती है, और वो अपनी नेचर चेंज करता है जिसमें प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है और इजीली एब्जॉर्बर होता है बॉडी के अंदर, और रैपिड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। बच्चों के टाइम पे, ब्रीडिंग के टाइम पे, या फीमेल को ब्रीडिंग के लिए तैयार करने के लिए हम स्प्राउट का सहारा लेते हैं, जो स्टिमुलेट भी करता है उसको, और उसके बाद जब वो सारे प्रोसेस के अंदर उसको एनर्जी की सपोर्ट भी करता है। ग्रीन फूडर, पाकिस्तान एग्रीकल्चर लैंड है, चीपेस्ट प्राइस के ऊपर ग्रीन फूडर प्रोड्यूस होता है। दुनिया में सबसे महंगी चीज़ लूसन, पाकिस्तान में सबसे सस्ती चीज़ लूसन, ग्रास, हरा चारा, भुट्टा। मैं मंडी जाता हूँ, भुट्टा 250 रुपये 300 रुपये मन। दुनिया में मैं बताता हूँ कि इतना सस्ता है, वो हैरान होता है कि ये क्या मुफ्त है ये तो, मतलब। लेकिन हम खुश नसीब हैं कि हमें इतनी सस्ती क्रॉप मिली हुई है। लूसन चीपेस्ट प्राइस पे ग्रोथ होता है। बजरीगर इस पे बेहतरीन रिजल्ट देता है। विटामिन की कमी के लिए हम लोग कोई भी सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं करते जो दुनिया बहुत महंगे लेके करती है। हम ग्रीन फूडर पे रखते हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, रैपिड सोर्स ऑफ एनर्जी है, और बहुत ज़बरदस्त इसका रिस्पॉन्स आता है। इस पर एक पूरा लेक्चर होना चाहिए इंशाल्लाह ताला, कभी कोई ज़िंदगी रही तो रखेंगे। अब सवाल होता है कि जब मादा लेइंग करती है तो उसके लिए किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है। डेफिनेटली उसको उस रूम के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी का खास ख्याल रखना पड़ता है। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी के लिए जो है ना, हम कैल्शियम का सपोर्ट लेते हैं, और कैल्शियम के लिए ये कटल बोन फिश, जिसको हम समुद्री झाग कहते हैं, ये बड़ा अच्छा है। डिजीज़ के हवाले से बजरी की बात करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा डिजीज जो आती है वो मेज माइट्स आती है, जिसके लिए आइवरमेक्टिन बेस्ट सपोर्ट है, जिससे ये कवर हो जाती है। पोलियामा वायरस है, बहुत खतरनाक बीमारी है, रेड हेड स्पॉट देती है, और इसकी वैक्सीन होती है जो अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन अनकरीब हमारा इदारा इस पर काम कर रहा है गवर्नमेंट के, वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी। पोलियामा वायरस भी बहुत खतरनाक, फ्रेंच मोल्ड भी बहुत खतरनाक वायरस है जिससे बर्ड के पर झड़ जाते हैं और ये प्रोडक्शन को मुतासिर करता है। कैंकर, ये भी एक बीमारी है जिसमें उल्टियाँ करता है, मुंह खराब हो जाता है, और मेट्रोनिडाजोल और दूसरी दवाइयाँ इसको कवर कर लेती हैं। पोलियामा वायरस, पैरावैक्सो वायरस, ये भी जानलेवा बीमारी है, 80 से 90% जो है ना प्रोडक्शन को तबाह कर देती है, और इसको भी वैक्सीन की जरूरत होती है। अब हम कॉकटेल में बात करेंगे। कॉकटेल ग्रे वाइल्ड से आया था, उसकी बेशुमार म्यूटेशन यहाँ हो रही हैं, बहुत सस्ता और बहुत खूबसूरत बर्ड है, और पाकिस्तान इसको भी ग्रो करके दुनिया में बाहर बेचता है। ये वाइल्ड से ग्रे आया था, बाकी इसकी सारी म्यूटेशन यहाँ पर हुई हैं। इसमें भी एक बीमारी आती है इवन आई सिंड्रोम, जो इसकी प्रोडक्शन को मुतासिर करती है, और उसका क्योर है मैक्सिफ्लोक्सासिन या इस टाइप के ग्रुप जो है उसके अंदर अच्छा किरदार अदा करते हैं। एगाकॉर्निस लवबर्ड की फैमिली को कहते हैं। इसमें 3 आती हैं, रिंग आय, नॉन रिंग आय। रिंग आय के अंदर 2 होती है, फिशरी और पर्सनाटा, और बेशुमार इनका खानदान है। रोजीकोली फैमिली के अंदर लवबर्ड वाइल्ड से आया था, अब उसकी सारी म्यूटेशन यहाँ ब्रीड हो रही हैं, और पाकिस्तान इसको ब्रीड करा के बाहर बेचता है। सबसे ज़्यादा डिमांड पाकिस्तान के पास की रहती है, पीच फेस रोजीकोली।
ये उसकी सारी फैमिली हमने वहाँ इंट्रोड्यूस करा रखी है, आप आके चेक करके देख सकते हैं, जिसमें आउटलाइंस है और बेशुमार पाइप की म्यूटेशन है। ग्रीन फिशर, ये भी वाइट प्लॉट किया गया और फिशरी की बहुत बड़ी फैमिली इस पर रन कर रही है। आजकल इसकी रेयर म्यूटेशनें आई हुई हैं जो दुनिया में बहुत महंगी हैं और पाकिस्तान उसको ग्रो कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ऑफलाइन इसकी फैमिली 4 साल 5 साल पहले प्रोड्यूस हुई थी, हमने इसको लाया और इसकी चैंपियनशिप भी थी। अब इन सारी म्यूटेशनों पे काम कर रहा है और ये बहुत खूबसूरत म्यूटेशन है फिशरी की। ब्लैक मास्क तंजानियन वाइल्ड कॉट आया था, इसकी भी सारी म्यूटेशन यहाँ ब्रीड हो रही हैं और बाहर जा रही हैं। दुनिया का खूबसूरत तरीका एथनोकॉर्निस है, दुनिया इसको बहुत पसंद करती है, पाकिस्तान इसकी अच्छी ग्रो करता है और दुनिया से बाहर तमाम दुनिया में बेचता है। इसकी सारी म्यूटेशन है, पाइड है, इसमें स्लेटी मिस्टी बेशुमार हमने वहाँ इंट्रोड्यूस करा रखी हैं और इस पर काम हो रहा है, उसकी बहुत बड़ी डिमांड है। हम डव पे बात करते हैं। डायमंड डव खामोश परिंदा है, सिंध के लिए बेहतरीन है, ब्रीडिंग के अंदर बहुत ज़बरदस्त एफिशिएंट है, सारा साल ब्रीड करता है, लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन देता है। आजकल इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, फार्मर इस पे काम करेंगे तो उससे बड़ा फायदा होगा। इसकी हमने रेयर म्यूटेशन पे काम किया है, वो हमने वहाँ रखी हुई है। पाइड है, सैनेमन है, बेशुमार म्यूटेशन है, वो आप देखेंगे इंशाल्लाह आकर, तो आपको बड़ा फायदा होगा। जावा हाउस स्पैरो है, लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर ब्रीड करती है, किचन का कचरा खा लेती है, सस्ती तरीन प्रोडक्शन इसकी आती है, 7-7 बच्चे निकालती है, कॉलोनी में ब्रीड करती है, लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर बड़ी अच्छी प्रोडक्शन देने वाला बर्ड है। फिंच आम लोग जानते हैं, कॉमन है, इसमें बहुत सारी म्यूटेशन है और आजकल इसकी बहुत हाई डिमांड है और सिंध के इंटीरियर के इलाकों में बहुत अच्छी ब्रीड करती है। इसकी बेशुमार म्यूटेशन है, इसमें एग्जीबिशन फिंच है और एक बहुत बड़ा इसका वो है। और सांवा और बारीक कंगनी में पलती है। पाकिस्तान में इस वक्त फैंसी बर्ड फार्मिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हम तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसको फोकस करें, वेटरनरियन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर रिसर्च करें और इनके जितने भी अमराज हैं और जितनी भी इनकी चीज़ें हैं उनको डिस्कस करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वाले से बात इतनी करूंगा कि पाकिस्तान हर मंगल बुध को एक शिपमेंट भेजता है जिसमें हज़ारों की तादाद में सारे बर्ड जाते हैं और बहुत अच्छी डिमांड है और पूरी दुनिया में हमारा बर्ड इस वक्त जा रहा है और बहुत अच्छा माना जाता है। इसको एज ए नार्कोटिक्स के तौर पे, साइकोथेरेपी के तौर पे भी लिया जाता है। पेट्स पालते हैं और पेट लवर को वेटरनरियन और साइकाट्रिस्ट रिकमेंड करते हैं। इसमें भी ये ग्रे पैरेट और दूसरी बेशुमार स्पीशीज़ को कर रहा है। पाकिस्तान में भी इसका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है और लोग इसको एज ए पेट पाल रहे हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बिफोर वी कॉल नेक्स्ट स्पीकर, प्लीज़ जितने भी वो लोग वहाँ पे खड़े हैं, इंतज़ामिया को मैं अर्ज़ करूँगा कि वहाँ से गेट से लोगों को लेके ये जो सीट्स खाली हैं उस तरफ ले आए। डॉक्टर इम्तियाज़ शाह, डॉक्टर जावेद, आप नोट कर लें और बाहर जितनी माइक चल रही है उन पर अनाउंसमेंट करा दें कि सेमिनार शुरू हो गया है, तो वो लोगों को पता नहीं है तो वो अंदर आ जाए, ठीक है। और बाहर ये करें और ये उस पर हाँ इंतज़ामिया को वहाँ पे खड़े और इस गेट से जितने भी लोग आ रहे हैं उनको गाइड करें कि ये इस तरफ आ जाएँ, वरना लोग समझ रहे हैं कि ये फुल हो रही है। लेफ्ट साइड पे इस तरफ होगा जी, रिदा। डॉक्टर सऊद अरशद हमें एक्सप्लेन कर रहे थे, हमें बताया फैंसी बर्ड फार्मिंग के बारे में और सबसे पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल जो पीछे लोग खड़े हुए वो बैठ जाएं, प्लीज़ टेक योर सीट्स। नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा कीजिए, डिसिप्लिन का मुजाहरा कीजिए, अच्छी कौम होने का सबूत दीजिए। जो पीछे लोग खड़े हुए हैं वो बैठ जाएं ताकि प्रोग्राम हम स्मूथली चला सकें अपना। और प्रोग्राम इतने मज़े का है, जिस तरह से डॉक्टर सऊद अरशद बता रहे थे कि जिसका मेरे ख्याल से अगर इंटरेस्ट नहीं भी होगा तो इंटरेस्ट डेवलप हो गया होगा। इतना प्यारे बर्ड्स देख के मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। बजरीगर के बारे में वो बता रहे थे डॉक्टर सऊद साहब और बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन भी किया ख़ास तौर पे। और उन्होंने एक और जो ब्रीड की डायमंड डव के बारे में बताया, जैवा स्पैरो के बारे में बताया। फिंचेस तो खैर मेरे अपने घर में भी है, मुझे बहुत शौक है। तो इट्स लाइक कि ये सारे वो बर्ड्स हैं जो कि हम यूजुअली पालते हैं अपने पास और बहुत ही खूबसूरत और ये हमारे एसेट्स हैं सारी चीज़ें। वेल यकीनी तौर पे आपने इसको पसंद भी किया होगा और समझ आया भी होगा आपको और इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। और इट्स वेरी इनरिच विद द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज व्हाट आई बिलीव दिस सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लोग ज़रा चाहते हैं मालूमात हासिल करना इन सारी चीज़ों के बारे में, तो आपको सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो 2021 बग़ैर किसी चार्जेस के, बग़ैर किसी आपकी मेहनत के आपको सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड कर रहा है। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गेट ऑल दीज थिंग्स। अब मैं दावत देती हूँ डॉक्टर मसूद लोहार को, जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट कराची के। प्लीज़ कम सर एंड आप आगे इंटीग्रेटेड पॉवर्टी एजुकेशन एंड एग्रोइकोलॉजी मॉडल के बारे में बताएंगे। सो प्लीज़ इन योर ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज।
Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I clarify that I am not a doctor. I haven't done any PhD. I'm just a Mr. Wadi Chairman, delegates, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Let me introduce myself. I was part of UNDP's GF Small Grants Program Pakistan for last 14 years, and in March 2021 I left and I started a new journey and tried to start this new process of initiating urban forests in Pakistan. The first project that we started was we actually started a campaign which was across the board, but then at a certain point हमने ये डिसाइड किया कि ये फॉरेस्ट्री की जो कैंपेन है ये कराची में होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक मुहावरा है कि जंगल में मंगल लग गया। फिर हमने देखा कि जंगल में मंगल इतने लग गए कि मंगल बाकी रहे, कोई जंगल जो है ख़त्म होते रहे। तो अब हमने फिर ये कैंपेन शुरू की कि अब मंगल में जंगल होगा। तो हमने जनवरी की 7 तारीख से ये शुरू किया और आज की डेट में हम तकरीबन 20 एकड़ की फॉरेस्टेशन जो है वो क्लिफ्टन में सीजू पे कर चुके हैं और टोटल प्लांटेशन का टाइम जो अभी हमने दिया है, नेक्स्ट प्लीज़, टोटल जो हमने टाइम इसमें लगाया है वो 16 दिन लगे हैं हमें सिर्फ प्लांटेशन में और बाकी टाइम जो है वो डेब्रिज क्लीनिंग में लगा है। मेरा आज का मौजू जो है वो बहुत मुख्तसर प्रेजेंटेशन है, वो है इंटीग्रेटेड पॉवर्टी एलिवेशन एंड एग्रो इकोलॉजी मॉडल। नेक्स्ट प्लीज़। मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ पहले इस प्रोजेक्ट का कि हम 3 मिलियन दरख्त लगाएंगे कराची में 230 एकड़ पे और अल्ट्रा रैपिड प्लांटेशन के प्रोसेस निकलते हुए हम इस प्रोजेक्ट को 1 साल के अंदर एक सर्टेन क्रिटिकल मास फेज में लाएंगे। नेक्स्ट, हमने बर्ड सर्वे किया। डॉक्टर फतेह मरी साहब आपकी तवज्जो चाहिए सर। जब हमने बर्ड सर्वे किया क्लिफ्टन के बीच में तो हमें मिली 100 स्पीशीज़, जिसमें 52 स्पीशीज़ जो थी वो नेटिव थी और 48 जो थी वो माइग्रेटरी थी। और ये स्पीशीज़ कुछ उनमें ऐसी भी स्पीशीज़ थी जो बड़ी हैरानकुन बात थी, क्योंकि कराची जैसे शहर में इस तरह की स्पीशीज़ का होना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। नेक्स्ट, ये एक पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, तकरीबन कोई 1000 टन प्लास्टिक और डेब्रीज को कलेक्ट करके बजाय उसको फेंकने के हमने उसको एक आर्टिफिशियल पहाड़ी बनाया और उसके ऊपर लैंडस्केपिंग करके उसके ऊपर प्लांटेशन कर दी। नेक्स्ट, हमने 4 मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ किए हैं इस एक्टिविटी में, जिसमें हम चाहते हैं कि जितने भी पॉसिबल अर्बन फॉरेस्ट्री के मैकेनिज़म्स या मेथड्स हैं उनको स्टडी किया जाए और देखा जाए कि हमारे क्लाइमेट में क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है। तो वो चारों मेथड्स हम कराची के क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में यूज़ कर रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले फतेह मरी साहब को भी कहा था कि आप की यूनिवर्सिटी या जैसे कराची यूनिवर्सिटी ने हमसे पहले ही रब्ता किया है कि स्टूडेंट्स आएँ और इस पर देखें कि किस तरह हम इस तरह की प्लांटेशंस पे एकेडमिक साइड को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट, अच्छा, ये इस तस्वीर में आपको दूर से जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये डॉल्फिन मॉल है। हाइपर स्टार भी वहाँ पे एक मॉल है जिसको कहते हैं, और उसके सामने बिल्कुल फ्रंट पे बिलावल हाउस के सामने ये 20 एकड़ का अर्बन फॉरेस्ट 2 हफ्तों में लग चुका है। नेक्स्ट, अब मैं अपने एक्चुअल टॉपिक पे आऊँगा, वो है एग्रो इकोलॉजी। एग्रो इकोलॉजी एक्चुअली वो एक बेसिक एकेडमिक डिबेट या कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन फॉरेस्टर्स एंड एग्रीकल्चर्स। तो फॉरेस्टर्स ये कहते थे कि जो इकोलॉजी है इट स्टैंड्स अलोन, एग्रीकल्चर कहते थे कि जो इकोलॉजी है वो उसका फॉरेस्ट्री कोई ताल्लुक नहीं, समथिंग लाइक दैट। फिर साउथ अमेरिका में कुछ लोग थे जिन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया और साबित किया कि जितनी भी चीज़ें हैं
जो इंसान जानवरों या पौधों के साथ रिलेटेड हैं वो एग्रो इकोलॉजी है, और उनकी इंटर रिलेटेड जो भी डायनामिक्स है वही इंसान के या जानवरों के या माहौल पे असरअंदाज होती है। अब इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को हमने पर्टिकुलरली कराची में अर्बन पॉवर्टी के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना शुरू किया। हम ये देख रहे हैं कि पॉवर्टी को बग़ैर फंड्स या अमाउंट या पैसे इंजेक्ट करने के आप कैसे एड्रेस करके ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। पाकिस्तान की मीडियन एज जो है वो 23 है। वी आर द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। हम उन मुल्कों में शामिल हैं, 4 या 5 मुल्कों में, जिनकी यूथ जो है वो डेमोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट में एक क्रिटिकल मास की हैसियत रखती है, और ये ह्यूमन रिसोर्स यूज़ करके हम पूरी दुनिया में अपने लोगों से पैसे कमा सकते हैं, यानी यूजिंग ह्यूमन कैपिटल एज अ सोर्स ऑफ इकोनॉमी फॉर द कंट्री। दूसरा हमारा प्रॉब्लम पाकिस्तान का है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट नहीं करते। हमारा हाल ये है कि हमारी प्याज और हमारा टमाटर इस दफ़ा किसी तरह से भी जो है कोई कुछ हासिल नहीं कर सका, इसलिए कि हमने ईरान से और बाकी जगहों से ये चीज़ें इंपोर्ट की। दूसरा हमारा एक बहुत बड़ा अहम इशू वो ये है कि हमारे पास विंड एनर्जी है, वी आर द लार्जेस्ट विंड कॉरिडोर इन द वर्ल्ड, और रॉ मटेरियल हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मेरा आप लोगों में से सवाल है, क्या आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान का हर साल का कितने मोबाइल स्मार्टफोन्स की डिमांड है? आप हॉल में कोई अगर मेरी बात सुन रहा है तो प्लीज़ मुझे कोई बता सकता है कि पाकिस्तान में हर साल कितने फ़ोन सेट्स रिक्वायर्ड है? क्या किसी को ये पता है? कोई बता सकता है? एनीबॉडी? डॉक्टर इस्माइल कुमार साहब, हम लोगों को कितने फ़ोन चाहिए हर साल पाकिस्तान में? वो मैं जाते हुए दे जाऊंगा। अच्छा, हमारा हाल ये देखें कि हम जो भी स्मार्टफोन आपके हाथों में है, या मलेशिया का बना हुआ है, या सिंगापुर का बना हुआ है, या चाइना का बना हुआ है, या कहीं और का बना हुआ है। हमारे मुल्क में रॉ मटेरियल मौजूद है, स्किल्ड वर्कफोर्स मौजूद है। वी आर द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। हमारी मीडियन एज 23 है। उसके बावजूद कहीं एक कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे हमारे फ़ोन बनते हों। देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग विद दिस नेशन। साईं फ़ोन तो लेते जाएं। चले मैं बाहर देता हूँ। दूसरा हमारा सबसे बड़ा इशू है अंडर यूटिलाइज्ड इंटरनेशनल ट्रेड ट्रीटीज। हमारी ट्रेड ट्रीटीज हाई कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में हो या अपने जीसीसी कंट्रीज जो हमारे अरब कंट्रीज हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में हो, ये जितने भी हैं, आपको हैरत होगी कि वो उनकी सारी ट्रीटीज़ को यूटिलाइज ही नहीं करते। हम अपना जितना हमारी प्रोडक्शन है, वैसे वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर और एनीथिंग एल्स, उसका वो प्रॉपर नहीं होता। नेक्स्ट प्लीज। पॉवर्टी है क्या? कई इसके ऊपर डिस्कशन। मसला ये है कि फूड, और फूड ऐसा हो जिससे न्यूट्रिशन इतनी पूरी हो कि बंदा बीमार ना हो। फिर सर्विसेज, ये बिजली है, पानी मौजूद है नहीं है, गैस जो है कुकिंग करने के लिए मौजूद है नहीं है। आपसे मेरा एक और सवाल है कि आपको पता है पाकिस्तान में एवरेज फ्यूल वुड या लकड़ी की कीमत क्या है एक मन की? कोई बता सकता है? लगता है सारे सोए हुए हो, खाम खाम बातें कर रहे हैं। ठीक, एवरेज 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 600 रुपीज, एवरेज 600 रुपीज ऑल ओवर पाकिस्तान। अगर आप उसका एवरेज निकालें, कहीं पे 100 रुपये, कहीं 1000 रुपये भी, 1200 रुपये है शावर। हमारी लकड़ी जो है वो अफ़गानिस्तान में बामियान तक जाती है, यहाँ से कूचीज़ ले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे लकड़ी की कीमत ज़्यादा है। मच्छर कॉलोनी में, अर्बन स्लम एरियाज में जाएं, लोग प्लास्टिक जला के खाना पकाते हैं। अभी भी हो रहा है, लोग प्लास्टिक
ले आते हैं, जलाते हैं, खाना पकाते हैं। फिर एनर्जी का सबसे बड़ा मसला हमारा एनर्जी, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। फिर कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा सस्ती है। फिर ये कि स्किल मौजूद है और कॉन्टेक्स्ट मौजूद है, लेकिन एक्सपोजर नहीं है, ऑडियंस नहीं है, फिर एंटरटेनमेंट नहीं है। मतलब मैं क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट जब हमने शुरू किया तो पता चला कि वहाँ पे गधा गाड़ी की रेस कराने के बहुत बड़े चैंपियंस मौजूद हैं, और ये इंडिजिनस कम्युनिटी है जो 600-700 सालों से ये ट्रेडिशन लेके आ रही है। अगर वो फेस्टिवल इंटरनेशनल पे लगाया जाए तो हम कितना इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है बुला सकते हैं। नेक्स्ट, मैं डॉक्टर फतेह मलिक साहब को बता रहा था कि लास्ट टाइम जब एक्सपो हुआ तो मैं स्पेशली बकरियों की ब्रीड देखने आया, और मैंने यहाँ कारी टापली ब्रीड जो है उसको देखा। कारी टापली के बाद मैंने 3 और टापली के नस्ल जो है, जिसमें वाइट टापली है, तो स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ लाइव स्टॉक, स्मॉल पोल्ट्री यूनिट्स फॉर न्यूट्रिशन, एसेट मेकिंग, एग्री एक्सपोर्ट, एग्री टूरिज्म, एग्री वेस्ट यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट, ये 4-5 चीज़ें तफसीली टाइम नहीं है, डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन एग्रो इकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में आप पॉवर्टी को एलिवेट कर सकते हैं विदाउट एनी फंड्स। बगैर फंड्स के लोगों की न्यूट्रिशन और उनके मसले जो है हल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपकी तालियों की आवाज़ क्यों कम हो गई है? पता चलेगा लोग बैठने में, लगती ना क्या लोग बैठने में। वैसे मुझे आज इतना सुस्त और इतना क्वाइट पंडाल कभी भी मैंने नहीं देखा आज तक। अपने लिए तालियां बजा दें एक दफ़ा, अपने लिए बजाने में भी इतनी कंजूसी, अपने लिए एक दफ़ा बजा लें। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर मसूद लोहार हमारे साथ मौजूद है और बहुत ही ब्रिलियंट वे में उन्होंने एक्सप्लेन किया जिस तरह से वो इंटीग्रेटेड पॉवर्टी एलिवेशन के बारे में हमें बता रहे थे, और ख़ास तौर पे उन चीज़ों के बारे में जिनका बहुत स्कोप है, ख़ास तौर पे जो हमारी यंग जनरेशन, यंग यूथ आगे आ रही है। और हम बार बार कहते हैं कि 60% चक हमारा जो पॉपुलेशन का है वो बेस करता है यूथ पे। तो डेफिनेट सी बात है, उनको नए मौके भी चाहिए काम के, चीज़ों के, और किस तरह से हम पॉवर्टी को जो है वो ग्रैब कर सकते हैं, उसके ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें वो बताए थे कि बहुत सारे स्कोप है हमारे पास, जिन चीज़ों का हमें पता नहीं, उन खास तौर पे सेक्टर्स का जिनके बारे में हम नहीं जानते। यहाँ से आपको वो मालूमात इस प्लेटफॉर्म से मिल रही है, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। मैं फिर कहूँगी गवर्नमेंट ऑफ सिंध, स्पेशली द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड लाइव स्टॉक के, उन्होंने इस तरह का ये प्रोग्राम आपके लिए मुनक्किद किया है, जिसके थ्रू आपको बहुत ही अच्छी मालूमात और साथ ही साथ अवेयरनेस भी मिल रही है। अब से कुछ देर में हमारे जो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं मिस्टर निसार अहमद खोड़ो साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। लेकिन बिफोर गोइंग टू हिम, अभी जो मुझे अनाउंस करना है, मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इलाही बख्श हैं लसबेला यूनिवर्सिटी से। आई वुड रिक्वेस्ट यू सर टू प्लीज कम फॉरवर्ड फॉर द डाइस एंड डिलीवर द एड्रेस अबाउट द कैमल एंड कैमल मिल्क इन योर ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज। प्लीज तालियां बजा दें अपने मेहमानों के लिए। Thank you for invitation, Government of Sindh, Department of Livestock and Fisheries, and all the chief guests and all respected members. I am Dr. Ilahi Bakhsh Mamdani, serving as professor in Lasbela University of Agriculture, Bottom and Marine Sciences. My topic, जो मेरा टॉपिक है वो है कैमल मिल्क। कैमल मिल्क एक ऐसा अनअर्थ प्रोडक्ट है, या वो प्रोडक्ट है जिसको आज तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, और ये कैमल फार्मर्स की पॉवर्टी एलिवेशन में बहुत ही हेल्पफुल है। इस पे हमने आज तक यानी कि कोई काम किया नहीं है, और इसकी मेन वजह ये है कि इस जानवर को, कैमल को हमने इग्नोर किया हुआ है।
it is ignored both at provincial and federal levels. पॉलिसी लेवल हमारा कोई पॉलिसी इसमें नहीं है कि हम किस तरह इस स्पीशीज़ को, जो कि कुछ सालों बाद अगर ये हाल रहा तो ये एंडेंजर्ड हो जाएगी और ये इस लैंडस्केप से, जो नेचुरल लैंडस्केप है, इससे चली जाएगी। जबकि ये इस स्पीशी में इसको स्टैंड किया गया एज अ क्लाइमेट चेंज की मेन स्पीशी, इसे ही करार दिया गया है। और यूएन जो है 2024 इसको ईयर ऑफ कैमल्स करार दे चुका है। तो जो कैमल्स अराउंड द वर्ल्ड, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम बता दें कि दो किस्म के कैमल्स होते हैं वर्ल्ड में। एक तो ड्रोमेडरी कैमल्स हैं जो कि सिंगल हम्प्ड है, और 2 हम्प्ड कैमल्स हैं जिसको हम कहते हैं बैक्ट्रियन कैमल्स। जो सिंगल हम्प्ड है, जो कि हमारे यहाँ भी पाया जाता है, और तकरीबन 95% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ये सिंगल हम्प्ड कैमल्स हैं। जबकि 2 हम्प्ड कैमल्स जो हैं ये पाए जाते हैं मंगोलिया वगैरह में, चाइना में, और ये 5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। नेक्स्ट। तो ये दूसरी फैमिलीज कैमल्स की भी वर्ल्ड में पाई जाती हैं, यानी कि सिंगल हम्प्ड और मेन के। तो इनमें हमारे पास ड्रोमेडरी और बैक्ट्रियन के अलावा वाइल्ड बैक्ट्रियन भी है, लामा है, अल्पाका है, गुनाको और वाइकोना वगैरह। ये मुख्तलिफ जो ये सिमाल उसके स्टेचर्स की हैं, कद की हैं, तो ये हमारे पास ज़्यादातर साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती है। नेक्स्ट। ये जो टेबल है शो कर रहा है कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कैमल्स कहाँ पाए जाते हैं। तो सोमालिया इज़ लीडिंग इन द वर्ल्ड, और इस वहाँ तकरीबन 71 लाख के करीब जो है हमारे वो हैं कैमल्स हैं। उसके बाद सूडान है, जबकि पाकिस्तान का रैंक जो है वो 8th लार्जेस्ट कैमल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इसके पास है, और हमारे पास तकरीबन 1.1 यानी कि 11 लाख के करीब कैमल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट। ये ग्राफ शो कर रहा है कि प्रोविंस वाइज कैमल की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास पाकिस्तान में क्या है। तो बलूचिस्तान इज़ दी हब ऑफ कैबिनेट्स इन पाकिस्तान। वो जो है हमारे पास 41% बलूचिस्तान में है, जबकि सेकंड फॉलोअर जो है वो सिंध है। सिंध में 30% कैमल्स पाए जाते हैं। तो अगर ये 2 प्रोविंस की पॉपुलेशन देखी जाए तो 71% बनती है। तो इसलिए ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन आवर पार्ट कि हमें ही इसके लिए कोई पॉलिसी बनानी होगी, क्योंकि इसमें हमारे ही ज़्यादातर कैमल फार्मर्स जो है इसमें इन्वॉल्व हैं और वही गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। पाकिस्तान में जब हम लिटरेचर देखते हैं तो 20 कैमल ब्रीड्स हैं, जबकि इसमें 7 कैमल ब्रीड्स बलूचिस्तान में पाई जाती हैं और 4 ब्रीड्स जो है सिंध में पाई जाती हैं। तो ये दोनों कलेक्टिवली प्रोविंसेस 11 ब्रीड्स हैं इनके पास और 71% पॉपुलेशन ऑफ द कैमल्स है। नेक्स्ट। जो बलूचिस्तान में ब्रीड्स पाई जाती हैं वो खारानी है, कच्छी, लासी, ब्रावी, मकरानी, मशीन, रोदबारी। जबकि सिंध में जो ब्रीड्स पाई जाती हैं वो सकरई है, लारी है जिसको सिंधी में कहते हैं, धाती और खारा है। नेक्स्ट। ये जो है 10 जो मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन्स है बलूचिस्तान में, क्योंकि बलूचिस्तान के पास लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो ये हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन की कि ये जिसमें ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा पाए जाते हैं वो रीजन्स है, वो तकरीबन 10 रीजन्स है। और जो मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन है वो खारान रीजन है जिसमें पॉपुलेशन पाई जाती है। ये कैलकुलेशन की कि भाई जो पॉपुलेशन हमारे पास अवेलेबल है वो टॉप 10 रीजन्स में, तो वहाँ जो है कैमल मिल्क हमें कितना मिल सकता है, वो हमने मुख्तलिफ अजम्पशंस की कि हाफ कैमल पॉपुलेशन हमारे पास ज़ाहिर बात है मेल और उसकी फीमेल होगी। फिर उसमें हाफ हमने अजीम ये किया कि अडल्ट होंगे और कुछ जो है वो यानी कि स्मॉल एज के होंगे। फिर उसमें भी हाफ जो है यानी कि ड्राई होंगे और हाफ लैक्टेटिंग होंगे। इन अजम्पशंस की बेस पे हमने ये कैलकुलेशन की और हमें पता चला कि ये जो है तकरीबन हम 165,000 लीटर्स पर डे बलूचिस्तान में एक कैमल मिल्क ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ये एस्टिमेशन है बर्थ की
वैसे तो अगर कराची वगैरह में जाएँ तो 1 लीटर आपको 350-300 तक मिल जाएगा कैमल मिल्क का, लेकिन हमने ये असम्पशन की कि चले 100 रुपीज़ पर लीटर, तो फिर भी हमारे पास ये वर्थ देखें कि हमारे पास ये तकरीबन मिलियंस की आ रही है और यानी कि इतनी वेस्टेज हम कर रहे हैं कैमल मिल्क से सेल आउट ना करने में। ये जस्ट बलूचिस्तान के एस्टिमेशन है। नेक्स्ट ये जो है सिंध की थोड़ी सी एस्टिमेशन की है कि यहाँ भी ऐसे रीजन्स हैं, टॉप 5 रीजन्स जिनमें 10,000 से ज़्यादा कैमल्स पाए जाते हैं। तो थरपारकर इज़ द मेन रीजन जिसमें हमारे पास 1,30,000 से ज़्यादा कैमल्स पाए जाते हैं। फिर दादू है, खैरपुर है, ठटा और भोटकी, यहाँ 10,000 के करीब। बाकी जितने भी रीजन्स हैं वहाँ 10,000 से लेस कैमल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट ये टॉप 5 जो कैमल प्रोड्यूसिंग यानी कि रीजन्स है सिंध के, तो ये उनकी यानी कि कैमल मिल्क जो अजम्पशन हमने बलूचिस्तान के डेटा में की थी वही अजम्पशन हमने यहाँ की। तो यहाँ हमें ये है कि थरपारकर इज़ लीडिंग, क्योंकि वहाँ कैमल्स भी ज़्यादा है, तो वहाँ की जो ब्रीड पाई जाती है वो कैमल मिल्क भी ज़्यादा देती है। तो ये मोर देन यानी कि 7,000 जो है हमारे पास वहाँ लीटर्स पर डे हम ले सकते हैं। नेक्स्ट ये वर्थ बता रही है, और वर्थ जो है अगर हम 100 रुपीज़ पे इसको सेल आउट करें तो भी हम इस यानी कि इकॉनमी लेवल हम वहाँ से गेन कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियल है जो बलूचिस्तान के कैमल मिल्क यानी अगर हम लें, और सिंध में जो हमारे पास खासकर थरपारकर वैसे तो वैसे ही गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि यानी कि लोग सस्टेनेबल लाइफ नहीं गुजार पाते, और उनके पास ये एक हिडन वेल्थ है जिसको अगर पॉलिसी मेकर्स इस पर थोड़ा सा काम कर लें और वहाँ मार्केटिंग थोड़ी सी अवेयरनेस, नेक्स्ट स्लाइड कर लें, थोड़ी सी अवेयरनेस ले आए फार्मर में, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं कि कैमल फार्मर जो हैं कैमल मिल्क को बेचना ही नहीं चाहते हैं। तो वहाँ थोड़ी सी एजुकेशन, थोड़ी सी अवेयरनेस इन प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, और इसके बाद जो है वहाँ से मिल्क प्रोडक्शन का कोई मॉडल बनाया जाए, और वही जो है कोई एक प्लांट यानी कि ड्राई मिल्क प्रोसेसिंग का लगाया जाए, जिससे यानी कि आप एक्सपोर्ट लेवल तक जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सो मच कैमल मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है एक ही रीजन में, और अगर 5 रीजन मिला दी जाए तो हम एक्सपोर्ट, जो कि हाई डिमांड है ड्राई मिल्क की चाइना में और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इवन हम चाइना की डिमांड पूरी नहीं कर सकते, चाहे पूरा पाकिस्तान ड्राई मिल्क प्रोसेस पे लग जाए। तो बहुत सारी पोटेंशियल है और बहुत सारी हम इस पर कमर्शियल फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन जस्ट पॉलिसी लेवल पे जो है इस पर काम करना है। नेक्स्ट स्लाइड्स प्लीज। तो ये थोड़ी सी हमने काम किया, स्लाइड्स चलाते थे। तो ये हमने वहाँ से लासी कैमल पे एक प्रोजेक्ट भी आरसी के उससे सपोर्ट से किया, और इसमें भी हम पावर्टी एलिवेशन भी काम किया। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये पहला फेज़ हमारा सर्वे का था, और सर्वे हमने स्टडी की, और यही वहाँ पाए जाते थे कि भाई हमने मिल्क सेल आउट नहीं करना है। सेकेंड फेज़ में हमने एक्सपेरिमेंट किया, और हमने ये देखा कि अगर अच्छी फीडिंग दी जाए तो कैमल जो हमारे पास ब्रीड पाई जाती है उनमें अच्छी पोटेंशियल है, 12 लीटर तक पर डे इसने दे दिया। फिर थर्ड फेज़ में हम ये कहें कि उनको फार्मर्स को अवेयरनेस दे रहे हैं कि वो मिल्क सेल आउट करें और आप अपने लिए इनकम सोर्स जनरेट करें। आगे हमारा वे फॉरवर्ड ये है कि हम जाहिर बात है पॉलिसी मेकर जो है इस पर काम करें। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर इलाही बख्श साहब लसबेला यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद थे और ब्रीफ कर रहे थे कैमल एंड कैमल मिल्क के हवाले से ख़ास तौर पे। मूंखे हिकिड़ो गुजारिश है सिंधी माण्हू सां, प्लीज़ बैठ जाइए। जो मेरे जितने पीछे मीठे सुठो जितने सारे प्यारे भाई बहन खड़े हैं, बैठ जाएं। क्यों खड़े हैं आप लोग? जब इतनी सारी कुर्सियाँ लगी हुई हैं, जब इतनी सारी कुर्सियाँ लगी हुई हैं तो क्यों खड़े हुए हैं पीछे? बैठ जाएं। अच्छा जी, moving forward, now I would like to announce Dr. Mohammad Nasir Javed to please come forward and explain the dairy value chain for small and medium farmers. Please welcome him.
बिस्मिल्लाह।